बना ले घर मकान या ताजमहल तो ज़मीं पर, कर बना ना सका एक घरौंदा किसी के दिल में, तो लानत है ज़िंदगी पर। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं ओंकार सिंह और आप देख रहे हैं हम पहाड़ी। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी जीवन ऋषि जी, और आज हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे बीते हफ्ते की कुछ गतिविधियों पर। तो जीवन जी, आपका स्वागत है। बताइए, बीता हफ्ता जो है वो किस तरह बीता है, क्या रहा खास इसमें? धन्यवाद। पिछले हफ्ते की बात करें तो अच्छा कम और बुरा ज़्यादा हुआ है। सबसे बड़ी घटना कोरोना की दूसरी लहर रही है और डेथ रेट 1.6 हो गया हिमाचल में, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। रिकवरी रेट भी 85% रह गया है, जो कि किसी टाइम 96% था। तो ये बहुत बड़ी हिमाचल के लिए चिंता की बात है। डेथ रेट को कम करना बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर पिछले हफ्ते कोविड का आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है। पिछले 3 हफ्तों से कोरोना का आंकड़ा बहुत बड़ा है। अगर पिछले सप्ताह की हम बात करें तो 4,916 केस नए सामने आए हैं 7 दिन में, जो कि बहुत बड़ी हिमाचल के लिए बड़ी दुखद स्थिति है। और इसमें 114 कीमती जानें भी चली गई हैं। तो पिछला हफ्ता कोरोना के नज़रिए से बड़ा चिंता में डालने वाला है। इसमें 19 अप्रैल को ही 13 लोगों की मौत हो गई थी, 20 को 16 की, 21 को 17 की, 22 को 18 की और 23 को 26 लोगों की मौत हुई थी। और इसी तरह 24 को 24 लोगों की मौत हुई थी। तो ये आंकड़े बहुत ही हिमाचल के लिए चिंताजनक रहे हैं। बहुत ही जो है कि एक त्रासदी के दौर से हम गुजर रहे हैं और दिन ब दिन हफ्ता दर हफ्ता जो है मौतों का आंकड़ा बढ़ता रहता है और लोग जो हैं अपनी ज़िंदगियां गंवा रहे हैं। एक बहुत चिंता का विषय है और इसमें प्रशासनिक व्यवस्थाएं या तो फेल हो रही हैं या सियासी कारणों के कारण जो है वो एक धाराशायी होती जा रही है। मैं आपको एक पूरे देश में जो हालात हैं उस पर एक आपसे बात करना चाहूँगा कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है पूरे देश में। जी बिल्कुल। जब हिंदुस्तान के पास पूरी ऑक्सीजन थी तो हिंदुस्तान ने उसको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया और जब उनको ज़रूरत पड़ी है तो अब उसको वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं वो जो है एक सियासी जो सोच है या सियासी प्रबंधन है या पता नहीं ये मजबूरियां रहती हैं, क्या रहता है प्रबंधन की तौर पे, ये बहुत बड़ी एक खामी हमारे देश को जो है वो सामने है। लोग हर रोज़ मरते हैं और लोगों को बिना ऑक्सीजन के सड़कों पे लोग मर रहे हैं, लाशों के ढेर लगे हैं और इस तरह से इतनी भयावह जो तस्वीर है वो कभी देखने को मिली नहीं। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस दौर से हमें गुजरना पड़ेगा। सवाल ये है कि कोरोना का एक दूसरा पहलू भी है और उसका किस कदर असर हो रहा है? कोरोना का दूसरा पहलू पहले की तरह ही आर्थिक जीवन पे जो असर पड़ा है वो है। जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर जितनी तेज़ी से फैल रही है और इसी के चलते शनिवार और रविवार को प्रदेश सरकार ने बंदिशें बढ़ाई हैं। तो इसमें कुछ ज़रूरी सामान की ही बिक रहा है, बाकी सारी दुकानें बंद हैं। तो उसमें दिहाड़ीदारों को भी दिक्कत हो रही है, कर्मचारियों को भी जो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और कई लोगों का सामान पहले की तरह ख़राब हो गया है। तो एक बार फिर वही जो पिछले साल असर हुआ था उसी पे आएगा। कई सारे लोगों की नौकरियां जाएंगी। कहने के लिए 2 दिनों की बंदिश है, शनिवार और रविवार, लेकिन इसमें अरबों का नुकसान झेलना पड़ रहा है पहाड़ी प्रदेश को। और इसके अलावा भी खेती का लोअर हिमाचल में खेती बाड़ी का सीजन है, नया सीजन शुरू हुआ है, इसमें थ्रेशिंग चली हुई है, तो उसमें लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो जीवन जी, कोविड का जो आंकड़ा है वो दिन ब दिन जो है वो बहुत भयानक होता जा रहा है। कीमती ज़िंदगियां जो हैं वो बेमौत जा रही हैं। लोगों को पता नहीं होता है सुबह क्या होगा और शाम को क्या होगा। इसी बीच हमारे साथ शिमला से हमारे सहयोगी खेमराज शर्मा जुड़े हैं। आइए जानते हैं। जी खेमराज जी, बताइएगा क्या है कोविड के हालात? हिमाचल में भी संक्रमण की दूसरी
लहर काफ़ी कहर बरपा रही है, लेकिन अगर लोग सावधानी बरते तो जरूर वो इस दूसरी लहर को हरा कर सुरक्षित रह सकते हैं। अभी फिलहाल जो स्वास्थ्य विभाग के जो आंकड़े हैं, अगर हम उसके अनुसार बात करें तो पिछले 3 हफ्तों का हमने कंपैरिजन किया है कि हिमाचल में संक्रमण किस रफ्तार से बढ़ा है। तो जो हमारे पास 5 से 11 अप्रैल तक का जो आंकड़ा है, डाटा है, उसमें हमारे पास 444 मामले आए थे। तो इस हफ्ते जो है हिमाचल में संक्रमण 72% के हिसाब से वृद्धि की है, जो कि काफी चिंता का विषय था। वहीं इसके बाद अगर हम उससे अगले हफ्ते की बात करें 12 से 18 अप्रैल की, तो हमारे पास संक्रमित मरीज मिले थे हमें 6,690। तो जो संक्रमण की दर थी वो थी 50% के करीब। तो काफी 22% संक्रमण कम हुआ था, लेकिन मामले बढ़े थे। तो और अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते हमारे पास जो है 9,763 संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि जो संक्रमण की दर है वो 46% है। तो मतलब कि 46% के हिसाब से संक्रमण बढ़ा है। ऐसे में 4% की कमी आई है, लेकिन मौतें जो है वो चिंता का हिमाचल के लिए विषय बनी हुई है, क्योंकि पिछले हफ्ते जहां मौतें हमारे पास 75 ही हुई थी, वहीं इस हफ्ते मौतें जो 114 हो चुकी है और लगातार आंकड़ा बढ़ रहा है। तो ऐसे में लोगों को ये समझना होगा कि जो है हमें जो है सचेत रहना है, हमें जो सरकार के जो दिशा निर्देश है उसका पालन करना है, तभी हम इस संक्रमण को हरा सकते हैं। इसका एकमात्र अभी सिर्फ और सिर्फ उपाय दिख रहा है वैक्सीनेशन। अगर हम वैक्सीनेशन लगवा लेते हैं तो हमारी जो मृत्यु की जो संभावना है संक्रमित होने के बाद, जो सीनियर सिटीजन है या अन्य बीमारी से ग्रसित है, उनकी जो है बिल्कुल आधी फीसदी हो जाती है। वहीं आज एक खबर भी देख रहा था कि आर्मी में भी जो है संक्रमण दर 0% तक पहुंच गई है। इसका सीधा सा उन्होंने उदाहरण दिया है कि प्रोटोकॉल का पालन किया है और 99% जो है वहां पर वैक्सीनेट जो है हमारे जवान हो चुके हैं। तो ऐसे में लोगों को समझना होगा कि जल्दी से जल्दी वो वैक्सीन लगाएं। 1 मई से 18 साल से ऊपर को भी वैक्सीन लगने वाली है, तो सभी को वैक्सीन लगानी पड़ेगी, तभी हम इस संक्रमण के खिलाफ जो अपनी हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर पाएंगे और संक्रमण की चेन टूट पाएगी। बाकी लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, ताकि संक्रमण को हिमाचल में पनपने से खत्म किया जा सके और हमें अपनों को खोने का डर कम हो सके। तो जिस तरह से खेमराज जी ने हमें ये खुलासा किया, उससे हमें यही लगता है कि हमें इस स्थिति में जो है वो संभलना बहुत ज़रूरी है। मास्किंग और डिस्टेंसिंग जो है 1-2 ऐसे साधन हैं जिनसे हम जो है अपने आप को बचा सकते हैं, अपने घर परिवार को, अपने सोसाइटी का भी एक दायित्व हम निभा सकते हैं। जी बिल्कुल। और इसी दौरान जो है हमारी आर्थिकी जो है, जैसे आपने कहा कि आर्थिकी का एक बहुत बड़ा आर्थिक को झटका लगा है, और इसी बीच हमारे हिमाचल में जो है 2 दिन पहले, यानी आप यूँ समझे कि लगभग 1 हफ्ता जो है वो बारिश होती रही, ओलावृष्टि होती रही, और बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है। बागवान किसान जो है वो त्राहिमाम जी बिल्कुल कर उठे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कितना नुकसान हुआ? जी, पिछले सप्ताह की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान बागवानी को हुआ है। वहाँ ओले गिरे हैं, बारिश हुई है, और एन मौके पर जो हिमपात हुआ है उससे सेब के अलावा स्टोन फ्रूट को भारी नुकसान हुआ है। अपर हिमाचल के जितने भी एरियाज हैं वहाँ सेब के कई सारे पेड़ ढह गए हैं, बागीचों को नुकसान हुआ है। सेटिंग जब हो रही थी तो वो अच्छे से नहीं हो पाई है। तो आने वाले दिनों में इसके स्टोन फ्रूट की क्वालिटी पर भी असर पड़ेगा, और सेब पर तो असर पड़ेगा। जहाँ तक लोअर हिमाचल की बात है तो यहाँ इन दिनों गेहूं की थ्रेशिंग का दौर है। तो इस समय जो बारिश हुई है इससे एक तो जब उसकी कटिंग करेंगे गेहूं की तो उसके साथ मिट्टी आ जाएगी, ऊपर से जो सिल्ला है वो काला पड़ गया है तो गेहूं काली निकलेगी। इससे क्वालिटी पर 2 तरह का असर पड़ेगा। एक तो गेहूं के साथ छोटे छोटे कण आ जाएंगे, मिट्टी आ जाएगी। हाँ, मिट्टी आ जाएगी। इसके अलावा जो गेहूं का जो दाना होगा वो काला होगा, तो आटे पे भी असर पड़ेगा, उसकी क्वालिटी कम होगी, उसको बेच नहीं पाएंगे, उसके दाम कम मिलेंगे। तो किसानों के लिए ये एक बहुत बड़ा त्रासदी वाली स्थिति है, और कोरोना के बीच में ये तो जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी बात है। जी जी जी।
तो इस बारिश से एक तो जो गुठलीदार फल हैं, अगर वो फल बचते भी हैं, फूल उनके फल बनते हैं, तो वो बिल्कुल जो है वो दागी होंगे, वो उस तरह से टेस्ट नहीं बन पाएगा। और जैसे आपने बताया कि गेहूं की बालियों पे भी उसका जो है विपरीत असर पड़ा है, वो काली पड़ सकती हैं। और इस तरह का जो मतलब कि जो हमें उसकी यील्ड मिलनी चाहिए थी, जो झाड़ होना चाहिए था उस तरह का, ना तो ये रबी की फसल का हो पाएगा, ना उसका हो पाएगा। जी, इन दिनों लोअर हिमाचल में आम, लीची, संतरा ऐसे फलों पे का भी दौर रहता है। तो जो ओले गिरे हैं उन्होंने सारा मटिया मेट कर दिया है, तो उससे बागवानों को यहाँ भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। जी, तो इन दिनों कुछ पंचायती राज के लिए भी कुछ राहत का पैगाम मिला था, क्या है वो? अब हमारे दर्शकों को बताएं जरा, क्या हुआ है ये? हाँ जी, इस बार राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 2 दिन पहले ही हिमाचल की कई सारी पंचायत समितियों को और पंचायतों को अवार्ड मिले हैं। और बेहतर काम पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें सम्मानित किया है। इसमें हमारे नदौन की पंचायत समिति है, देहरा की पंचायत समिति है, नदौन की एक किटवल पंचायत है, इसी तरह और भी बैजनाथ की एक पंचायत है। इस पूरे प्रदेश से काफ़ी सारी पंचायतें हैं जिनका हौसला अफजाई की है। तो कोरोना के दौर में इसे थोड़ी सी हल्की सी राहत, लोगों में जोश जगाने वाली, जोश भरने वाली बात कह सकते हैं। जी जीवन जी, एक और अच्छी बात ये हुई है कि हर पंचायत में सरकार कहती है कि हम हर पंचायत में जो है एक स्टडी रूम बनाएंगे जी, ताकि आप आसपास के जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं और भी हैं, तो वहाँ के जो है वो अपनी स्टडी जो है उसको कर सकते हैं, ये एकांत में बैठ के जो है आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। क्या है ये जी? ये विस्तार से बताइए। कोरोना काल में ये एक बहुत बड़ी राहत देने वाला समाचार कह सकते हैं इसे हिमाचल के लिए। हर पंचायत में अगर स्टडी रूम होगा तो उसमें एक तो लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलेगी या विभागीय जो योजनाएं हैं उनके पंफलेट्स पे उसकी जानकारी होती है कि आप ये उपकरण ले सकते हैं, सब्सिडी के लिए अप्लाई करें। ऐसी चीज़ें लोगों तक आसानी से पहुंच जाएंगी। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि अब गाँवों में जो नशा तेजी से पैर पसार रहा है, तो उसके प्रति यूथ को खास करके प्रेरित किया जाएगा। उनको मैदानों की बात भी कही जा रही है, तो जो यूथ है उनको पढ़ाई के साथ खेलों में भी, और सारे वीडियो जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स हैं उनको शायद इस तरह के आदेश और निर्देश मिल चुके हैं सुचारू किया जाए। हाँ, इनको जो अभी सेल्फ बनेगा उसमें इन कार्यों को शामिल कर लिया जाएगा। तो ये एक अच्छा है, एक्शन है। घोषणा के साथ ही इसमें एक एक्शन भी होगा, तो लोगों के लिए एक थोड़ी सी राहत होगी। आइए जानते हैं विस्तार से, हमारे सोलन से संवाददाता हैं सौरभ शर्मा जी। हाँ जी सौरभ जी, नमस्कार जी, बताइएगा क्या है ये स्टडी रूम्स के बारे में? जी सर, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और आज जो हमारा चर्चा का विषय है वो बहुत ही अहम है, खासकर ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए, खासकर युवाओं के लिए बहुत ही अहम है। जैसा हम बात कर रहे हैं कि जो पंचायत स्तर पर अब एक अध्ययन कक्ष खोलने जाएंगे ताकि जो युवा हैं ग्रामीण क्षेत्रों के वो अपना अध्ययन जारी रख सकें। खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं या अपनी जो स्टडीज हैं उनको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, उनके लिए ये अध्ययन कक्ष बहुत ही लाभदायक साबित होने वाले हैं। काफी और भी योजनाएं हैं जो सरकार समय समय पर चलाती रहती है, खासकर पंचायत स्तर पर, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो। उन युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए या उन्हें खेलकूद से बढ़ावा देने के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए और अपनी पढ़ाई में अव्वल आने के लिए ये एक महत्वपूर्ण कदम है। लेकिन इसमें एक सबसे अहम जो सोचने वाली बात है वो ये है कि क्या ये योजना जो है वो केवल कागजों तक ही सीमित रहेगी या इसको धरातल पर भी अमली जामा पहनाया जाएगा। और अगर ये धरातल पर भी क्रियान्वित की जाती है ये योजना, उसके बाद उसको किस तरह से रूटीन में रखा जाएगा ये पंचायत स्तर पर देखा जाएगा। पंचायत के जो प्रधान हैं, उप प्रधान हैं या जो पंचायत प्रतिनिधि हैं या फिर वो जो सचिव हैं पंचायत के, वो किस तरह से इस योजना को क्रियान्वित करते हैं ये देखने वाला सबब होगा। क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा पंचायत स्तर पर आरंभ तो की जाती हैं, लेकिन धरातल पर वो क्रियान्वित सही रूप से नहीं हो पाती या
फिर वो डिब्बा बंद हो जाती हैं। इसमें मैं एक बात और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि जैसे पूर्व सरकार, केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार के समय जो है ये एक योजना लागू की गई थी कि पंचायत स्तर पर व्यायामशालाएं, जिम खोले जाएंगे और लगभग हर पंचायत में इस तरह का जो है व्यायामशाला भी खोली भी गई थी। लेकिन उसके बाद उनका क्या हुआ, वो व्यायामशालाएं जो हैं अधिकतर जो हैं पंचायत स्तर पर जो खोली गई थी वो अब बंद हो चुकी हैं, और जो वहां पर जो उपकरण भी उपलब्ध करवाए गए थे सरकार द्वारा वो भी अब वहां नहीं देखे जाते हैं, या फिर वहां पर व्यायामशालाओं में वो धूल फांक रहे हैं। तो अगर सरकार सोच रही है कि युवाओं के लिए एक अध्ययन कक्ष हर पंचायत स्तर पर खोला जाएगा, तो सबसे पहले सरकार को यह भी सोचना पड़ेगा कि उसको किस तरह से क्रियान्वित किया जाए या वो रेगुलर चले, उसको लेकर भी एक बहुत अच्छी एक योजना बनाकर तैयार करनी पड़ेगी सरकार को। उसके बाद ही जो है इसका फायदा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को मिल पाएगा। जी, तो आपने देखा कि सौरभ हमारे सोलन से बता रहे थे कि एक अच्छा कदम जो है वो सरकार ने उठाया है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह के जो प्रयास हैं वो हमेशा होते रहें, और ये प्रयास होना ही बड़ी बात नहीं, इनको सफल भी होना जो है, तो मुझे लगता है कि सफलता के पीछे जो स्थानीय लोग हैं उनका भी योगदान रहता है, उनका बड़ा योगदान रहेगा। और ये बुरे वक्त में एक हल्की सी उम्मीद की किरण होती है इस तरह की खबरें। जी, तो अभी हम एक जो है यूथ पे बात करते हैं कि हमारे युवा जो हैं वो भी अपने अपने क्षेत्र में जो हैं वो नाम कमाते रहते हैं, तो बताएं कोई युवा है ऐसा जो सबके लिए मिसाल बना हो? जी, पिछले हफ्ते हमारे हिमाचल के युवाओं ने काफ़ी अच्छा किया है, कई सारे युवा। इसमें सबसे पहले मैं कांगड़ा जिला के पालमपुर क्षेत्र के मला क्षेत्र है, वहाँ से नक्षत्र नाम का युवा, उसकी चर्चा करना चाहूँगा मैं। उन्होंने बिना कोचिंग के NDA परीक्षा पास की है। तो ये एक बहुत अच्छा बड़ी इसमें प्रेरणा है और युवाओं के लिए। इसके अलावा फैंटेसी क्रिकेट है, उसमें बिलासपुर के एक कर्मचारी हैं हिमाचल पुलिस के, उन्होंने 12 लाख रुपए कमाए हैं। और इसी तरह DD किसान पे सोलन जिला के कुनिहार के रहने वाले हैं, उन्होंने मृदुल है उनका नाम, और कुनिहार एरिया से संबंधित हैं। उन्होंने DD किसान पे छू लो आसमान नाम का एक कार्यक्रम आता है, उसमें लीड रोल निभाया है। हालांकि कोरोना काल में कुछ एक प्रतियोगी परीक्षाएं भी रद्द हुई हैं, जिसका हर किसी को खेद है। हमें भी बड़ा दुख लगता है जब प्रतियोगी परीक्षा कोई रद्द होती है या एक्सटेंड आगे के लिए नहीं हो पाती है, तो उसमें युवाओं को बहुत सारा दिक्कत होती है। तो कुल मिलाकर पिछले हफ्ता इतना बढ़िया नहीं रहा है, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में जो अगला सप्ताह है उसमें कोरोना से भी कुछ कहीं राहत मिलेगी और हमारे यूथ जो है वो पहले से भी और अच्छा करेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जाते जाते एक हमारे लिए बड़ी खेद की बात रही और एक शोक संदेश ये रहा कि हमारे हिमाचल के बहुत बड़े लेखक थे बद्री सिंह भाटिया, उनका 2 दिन पहले देहांत हो गया। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। बद्री सिंह भाटिया हिमाचल प्रदेश लोक संपर्क विभाग में अधिकारी रहे। उन्होंने हेमप्रस्थ और गिरिराज जैसी सरकारी पत्रिकाओं का जो है वो संपादन किया और लगातार वो लिखते रहे। 16-17 किताबें जो हैं उन्होंने अपनी जीवन में लिखी और निरंतर लिखे जा रहे थे। तो दिल्ली में शायद वो भर्ती थे और उसी 2 दिन पहले उनका जो है वो दुखद देहांत हुआ है। जी, ये बहुत ही बड़ा दुख भरा समाचार है। तो इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करेंगे, और उससे पहले मैं आपको हमारे ये भी दिवंगत हो चुके हमारे कवि हैं सुरेश से निशांत जी, उनकी पंक्तियों के साथ मैं इसको संपन्न करना चाहूँगा। वो लिखते हैं कि एक दिन बदलेगा ये सब कुछ, उदास आँखों में मंडरा रहे हैं स्वप्न, भय से भर गए हैं सताने वाले, शांत गांव में मंडरा रही है पुलिस, 4 लाशें उठी हैं, 4 पेड़ कटे हैं, 4 जंगल हुए हैं तबाह, उनकी कराहटों से चारों दिशाओं की हवा गर्म है उसे ठंडा करने के लिए। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार, फिर मिलेंगे। तब तक देखते रहिए दिव्य हिमाचल,
पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल समाचार पत्र, और हमारी वेबसाइट पे विजिट करना ना भूलिएगा www.divyhimachal.com।